नमस्कार। पांचजन्य के इस चुनावी कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और जिस तरह की तस्वीर दिख रही है, कहीं उलटफेर हो रहा है तो कहीं चीजें वैसी ही हो रही जैसी दिख रही थी। खासतौर से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। और इन तीनों ही जो प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदी बेल्ट के, छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट के प्रदेश हैं और यहाँ पर काफी संशय बना हुआ था। एग्जिट पोल आने के बावजूद भी ये संशय बना हुआ था कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन विशेष बात ये थी कि राय कई जगह बटी हुई नजर आ रही थी और इंतजार था चुनावी नतीजों का। इस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि मोदी की गारंटी काम आ गई है और मोदी के मन में एमपी तो एमपी के मन में मोदी, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, मोदी की गारंटी लेकर चले थे मध्य प्रदेश में और उसके बाद जो संशय बना हुआ था कि क्या होगा बीजेपी का, जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, खासतौर से विपक्षी पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार बोल रही थी कि हम बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, जो मतदाता का रुख सामने आ रहा है, वो पूरा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। पहली बात तो यह है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि एक डबल इंजन की सरकार वाला प्रदेश था और वहां पर संशय के इन बादलों के बीच में बीजेपी का भारी बहुमत से आगे होना और जीत की ओर बढ़ते हुए दिखना काफी बड़ी बात है। देखिए, संशय उन लोगों को था जो लोग मध्य प्रदेश को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। संशय उन लोगों को था जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बहुमत में आ जाएगी। शायद उनका आधार ये रहा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए थे, उनको लगता होगा कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी। जो एग्जिट पोल हम लोगों के सामने आए थे उसमें भी विभाजन साफ दिख रहा था। लेकिन ये संशय कभी भी उन लोगों को नहीं था जो लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो आम आदमी है, मध्य प्रदेश का जो जनमानस है, उसकी सोच क्या है। जो किसान हैं वहाँ के, जो आम लोग वहाँ के हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो स्त्री शक्ति है वहाँ पर, उसके मन में क्या है जो शायद लोग नहीं समझ पा रहे थे। उनके मन में संशय था। इसलिए मुझे कोई संशय नहीं था मध्य प्रदेश में। हालांकि जिस तरह के सर्वे सामने आए उसको लेकर थोड़े से किंतु परंतु थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के या भारतीय जनता पार्टी की बढ़त के मैं कई कारण मानता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है, जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, वो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। कैडर की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दशकों से मैं कहूं तो एक मजबूत आधार वाली पार्टी रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कैडर के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर कोई चुनौती कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। हमने देखा पूरे चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी का एक चुनाव प्रचार बिल्कुल संगठित ढंग से चला और सघन चला और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक तरह से मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया है मैं कहूँगा। क्योंकि फेस मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज जी थे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान में भाग लिया और जनता से सीधा संवाद किया मध्य प्रदेश को लेकर, ये परिणाम जो उभर के सामने आ रहे हैं या जो ये रुझानों में बीजेपी को बढ़त, भारी भरकम बढ़त मिल रही है, ये शायद उसका परिणाम है। क्योंकि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर भरोसा किया, राहुल जी की या कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर भरोसा नहीं किया, ये साफ है। राहुल जी की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए एक दुख भरा दिन, विशेष तौर पर भोपाल के लिए भी। आज भोपाल गैस त्रासदी के 39 साल हो गए हैं और सुबह हमने देखा कि जब चुनावी रुझान आ रहे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जो इस हादसे का शिकार हुए थे, त्रासदी का शिकार हुए थे। वो ऐसा हादसा है जो आज तक भोपाल की जनता भूली नहीं। मैं खुद भी भोपाल से हूँ और उस समय हमारे परिवार के लोग भी सब वहीं पे थे। वो त्रासदी ऐसी थी कि जिसके दाग या जिसका जख्म जो है वो कभी भरा नहीं और उसके लिए पूरी तरह से लगातार कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार माना गया।
आज जब ये चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो एक बार फिर ये भी कहा जा सकता है कि भोपाल की जनता जो विशेष तौर से या मध्य प्रदेश की जनता जिसने वो त्रासदी देखी है, उसने नकार दिया उसी कांग्रेस को, उस भ्रष्ट सरकार को। दूसरी बात, जो आप राहुल गांधी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कमलनाथ अकेले लगे हुए हैं। वो जो नेतृत्व राहुल गांधी की तरफ से मिलना था वो उतना नहीं दिखा था, और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी काफी चेंज की थी। वो मंदिरों में जाने लग गए थे, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को उन्होंने खेलने की कोशिश की थी, लेकिन जो जनता है मध्य प्रदेश की उसने नकार दिया, ऐसा लगता है। जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। पहले बात करते हैं गैस त्रासदी की जो भोपाल में हुई। देखिए, गैस त्रासदी का जो जख्म था वो मध्य प्रदेश, खासतौर से भोपाल की मैं बात कहूं तो आज भी लोगों के जहन में वो घटना जो घटी थी वो आज भी है कि किस तरह से गैस त्रासदी हुई थी। देखिए, घटना कहीं भी घट सकती है, हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये आता है कि हादसे के बाद आप जो करते हैं, सरकार कैसे रिएक्ट करती है, सरकार कैसे लोगों को राहत पहुंचाती है, सवाल वहां पर खड़ा होता है। और मैं मानता हूं कि उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसका जो काम करने का तरीका था, जो कुछ किया उस सरकार ने, उस पर सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि जो उस कांड के लिए दोषी थे उनको कैसे देश से भगाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जो भी उसके थे, क्या हुआ उन दोषियों का, उन्हें कहां सजा मिली, सजा मिली तो कितनी मिली, मुआवजे का क्या हुआ, लोगों के जीवन का क्या हुआ। आज भी बहुत से लोग भोपाल में ऐसे हैं जो उस गैस त्रासदी के कारण अपने जीवन में कई कष्टों को भोग रहे हैं, कई कष्टों का सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी के उस समय जो नेता थे, खासतौर से अगर मैं अर्जुन सिंह जी का नाम लूं, तो उनको लेकर काफी सवाल उस दशक में उठे थे कि अर्जुन सिंह की जो भूमिका थी, और खासतौर से दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का था, उसको लेकर भी तमाम सवाल उस समय उठे थे। अब बात में आता हूं आपकी दूसरी बात पे। जो एक मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, जैसा अभी मनोज जी ने बताया कि किस तरह के सवाल उठे थे उस समय की कांग्रेस की सरकार पर, चाहे वो केंद्र में राजीव गांधी हो या मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह हो। किस तरह के सवाल थे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है, और क्यों कांग्रेस को बोला जाता है कि कांग्रेस का पाप है भोपाल गैस त्रासदी। इस पर पांचजन्य ने एक विशेष कवरेज की है। ये वीडियो आपको पांचजन्य के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। पूरे विस्तार से उसमें बताया गया है कि क्या कमियां थी, किस तरह से एक भ्रष्टाचारी सरकार के बलि चढ़े थे भोपाल के लोग। अब हम इसी चर्चा को, चुनाव की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मनोज जी, मई के महीने में मैं भी मध्य प्रदेश गई थी, जब वो लाडली बहन योजना शिवराज जी ने वहां पर लागू की थी, और उस समय जो माहौल था वहां का, तब कई तबकों में ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए डगर जो है वो कठिन है, या तो यहाँ पे नाराज है, महाराज है या शिवराज है। ये तीन खेमों में बटी हुई बीजेपी वहां नजर आ रही थी जब मैं गई थी। मैं तब की बात बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद से तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। लाडली बहन योजना का जो असर था वो ग्राउंड लेवल पे दिखाई दिया। जब वहां पे महिलाओं को हमने देखा था तो वो बहुत भावुक थी, और उन्होंने वहां ये भी कहा था कि मैं ये पैसा बढ़ाऊंगा, ये मेरी बहनें हैं। मामा की जो छवि शिवराज सिंह चौहान लेकर चले थे, उसको निखारा गया है इन 4-5 महीनों में, और जो बीजेपी की तस्वीर ग्राउंड लेवल पे वहां लोग बताते थे वो भी बहुत तेजी से बदली है। क्या इन योजनाओं का असर सीधे तौर पे दिखा है जो अंडर करंट रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो इसे मानता हूं कि स्पष्ट तौर पे परिणामों में ये लाभार्थी वर्ग जो है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, या दूसरे प्रदेशों की भी बात हम जब करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। देखिए, शिवराज जी ने शुरू से महिलाओं के साथ एक संवाद स्थापित किया। वो चाहे मामा के रूप में उन्होंने संवाद स्थापित किया हो, या बहना के रूप में संवाद स्थापित किया हो, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर संवाद स्थापित किया हो, तो खास तौर से महिलाओं के साथ, प्रदेश की आधी आबादी के साथ खुद को उन्होंने जोड़ा, सरकार की योजनाओं को जोड़ा। लाडली बहना योजना की जो आपने बात की, जाहिर सी बात है उसकी चर्चा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हुई, और बीजेपी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। और मुद्दा ही नहीं बनाया, जब आपको उस योजना का लाभ मिलता है तो उस चीज का जनता भी एहसास करती है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जो लाडली बहना से जिनको लाभ मिला, वो इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती कि उनके खाते में पैसा नहीं आया, उनको लाभ नहीं मिला। और जो राशि मिली उससे देखिए, एक सामान्य परिवार की जो महिला होती है, जो बच्ची होती है, उसको कितना लाभ उससे होता है। छोटे छोटे काम
वो अपने कर सकती है उससे। तो प्रदेश शासन ने जिस तरह से इस योजना को करा, उसका लाभ साफ तौर पे हमें आधी आबादी के रूप में देखने को मिला इन परिणामों में। दूसरा, आप चाहे किसानों की बात कीजिए, मजदूरों की बात कीजिए, अलग अलग तबके के लिए जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिला। और साथ में जो डबल इंजन की सरकार का एक, अगर मैं कहूं, संकेत मिलता है, तो जो सेंटर में मोदी जी की सरकार ने योजनाएं दी किसानों को, चाहे किसान सम्मान निधि की बात मैं करूं या दूसरी इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, मजदूरों से जुड़ी योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम सरकार ने शुरू करे, या राशन की बात हम की जाए, लगातार कष्टकारी पीरियड में कोरोना काल में जिस तरह की मदद दिल्ली से केंद्र सरकार ने की, मोदी सरकार ने की, और शिवराज जी जिस तरह खड़े रहे, उसको भी जनता ने भूला नहीं है। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। और खास तौर से कोरोना काल में जो मदद दिल्ली और भोपाल से मिली लोगों को मध्य प्रदेश में, उसका असर भी मैं चुनाव परिणामों में देख रहा हूं। अगर आप महिलाओं की बात करें तो इस बार महिलाओं ने भारी संख्या में बाहर निकलकर वोट किया। जो एग्जिट पोल भी हमने देखे हैं उसमें भी 50% महिलाएं बाहर निकली हैं, और ये वही महिलाएं हैं जिन्हें लाभ भी मिला है। तो एक तरफ मोदी, एक तरफ मामा, दोनों ही थे लेकिन हम अगर सिलसिलेवार अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो मालवा और भोपाल रीजन में बीजेपी का दबदबा था, ये साफ तौर पे नजर आ रहा था। लेकिन हम थोड़ा जाए महाकौशल, निमाड़ और चंबल, जिसकी वजह से पिछले बार बीजेपी को काफी बड़ा झटका लगा था, और जो इस समय इस बार के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए नाक का सवाल था, वहां पर तस्वीर बदली है। तो एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये एक साख का सवाल था, जो दिख रहा है कि असर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने का, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही थी कि वो तो इसलिए चले गए, उसलिए चले गए, ऐसा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है वहां पर। देखिए, ग्वालियर संभाग की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, उनके क्षेत्र में उनका दबदबा रहता है, महाराज हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब हम बीजेपी की बात करते हैं, चूंकि अगर आप पूरे उसको देखें तो कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, एक नेता के होने से काम नहीं करता। ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मौजूदगी के कारण बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी अपनी ताकत पे, अपने कैडर पे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का कैडर हमेशा से मजबूत रहा है। वैचारिक दृष्टि से पार्टी मजबूत रही है, स्पष्ट रही है। चंबल संभाग में भी स्पष्ट थी, मजबूत थी। लेकिन कुछ ना कुछ सवाल उठाने हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विरोधी लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, वो सवाल उठा रहे थे, क्योंकि वहां बीजेपी को घेर नहीं पा रहे थे, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे वो निशाना कर रहे थे। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के चाहे किसी भी आप क्षेत्र को लीजिए, जो सामूहिक नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने हर क्षेत्र में काम किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि शिवराज जी केवल अकेले, या कैलाश जी को हम कहें, या नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम लिया जाए, या प्रहलाद सिंह पटेल जी का नाम लिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में, मालवा में पार्टी हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन महाकौशल की आपने बात की, आपने चंबल की बात की, इन सभी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा एक रुझानों में बढ़त हासिल कर ली है। इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली थी। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव में उन्होंने उतारा था। उनको, वो सड़कों पे निकले, उन्होंने प्रचार किया, जो उनका व्यक्तित्व है या जो उनके वहाँ पर प्रभुत्व वाले स्थान है, उस पर वो दिखाई दिए। आपको लगता है कि ये रणनीति थोड़ी अलग थी और ये काम आई? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे, और ये परिणाम बता रहे हैं इस बात को। देखिए, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, या प्रहलाद सिंह पटेल जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, ऐसे तमाम जो नेता, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, ऐसे तमाम नेता और भी तमाम नेता, देखिए जब कोई बड़ा नेता, ये लोग प्रदेश में भी अच्छा जनाधार रखते हैं। कैलाश जी को पार्टी ने तमाम जिम्मेदारी दी, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ाया, उनके नेतृत्व में पार्टी को अच्छी खासी सीटें वहाँ पर मिली। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कैलाश जी काम करते रहे। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सेंटर में मिनिस्टर हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद सिंह पटेल जी जनाधार वाले नेता हैं, और उनका जो कार्यकर्ताओं से संवाद है उसका भी कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं। तो जब कोई सांसद और वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्र से लड़ता है तो वो केवल खुद की सीट नहीं जीतता है, बल्कि आसपास की जो सीटें होती हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो उसके चलते 10-10, 12-12 सीटें भी अगर आपकी मजबूत होती हैं, जहां हमें डाउट होता है, कुछ संशय होता है, तो वो भी मजबूती के साथ
वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाता है। और आप ये देखिए रणनीति को, कितना बड़ा रिस्क पार्टी ने लिया, अपने कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाया, और वो चुनाव लड़े क्योंकि पार्टी, जैसे कैलाश जी ने भी कहा, पार्टी का सिपाही हूं मैं, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, और उसका नतीजा ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व है, ये उस रणनीति का ही परिणाम है। रणनीति की बात करते तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोलती रही है कि ये लोग बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती रही कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देते बीजेपी, इनके पास चेहरा नहीं है, इनके पास सिवाय मोदी के कोई और चेहरा नहीं है। इस बार भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि उनका पूरा पिछला जो आप देखें 18 साल से वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें पेश नहीं किया गया। उसके बाद भी इतने भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी का आना, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये भी किसी ने मना नहीं किया था कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं करेंगे। ये कहाँ किसने कहा था? देखिए, कुछ जो फैसले होते हैं वो पार्टी के होते हैं। पार्टी चुनाव की रणनीति के हिसाब से, कि जो परिस्थितियां हैं राज्य की, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है कि हमें कब कितना फेस आगे करना है, कितना नहीं करना है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में आगे प्रोजेक्ट करना है। ये फैसले कुछ होते हैं जो समय समय पर लिए भी जाते हैं, बदले भी जाते हैं। ये तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई शिवराज जी को आगे नहीं किया गया, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, किसी नेता ने ऐसा कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री पद के फेस नहीं है? ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी इसी में उलझी रही, जो आपने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई प्रचार के साथ ही, कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच जो खटास देखने को मिली, सवाल उस पर चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए कि कांग्रेस का नेता वहां कौन था? कमलनाथ जी थे या दिग्विजय सिंह थे? कौन था वहां कांग्रेस का नेता? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो शिवराज जी भी हैं, कलराज जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं। एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप वहां पर अगर हम देखें राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसलिए कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से था, कौन नहीं था, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को जो परिणाम आए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को पहले खुद का चिंतन करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी की जो राजनीति थी, क्या वो कहीं उल्टी तो नहीं पड़ गई? एक तरह से देखा जाए, अगर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की अगर हम बात करें, रणनीति की बात करें, कमलनाथ ऐसा लग रहा था कि वो अकेले चल रहे हैं और उनकी पार्टी दूसरी तरफ अकेली चल रही है। ये जो बीच की खाई थी, यही कांग्रेस को भारी पड़ी। और ये खाई बनी क्यों? कमलनाथ, दिग्विजय, इनके आपस में ही कोई तालमेल नहीं था, क्या ये बड़ी वजह बनती है? देखिए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच की जो राजनीति थी, जो खटास थी, जो दूरी थी, जो तलखी थी, वो सब कहीं ना कहीं उभर के सामने आई। कहीं कम आई, कहीं अधिक आई। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा आपने कहा कि जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति थी, दिल्ली की राजनीति कांग्रेस की अलग चल रही थी। जो गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बना देश में, इंडिया नाम से जो गठबंधन इंडी नाम से बनाया गया, उसकी राजनीति अलग चल रही थी। कमलनाथ जी इस कंफ्यूजन में फंसे थे कि मैं सनातन की राजनीति करूं, मैं हिंदू की राजनीति करूं या मैं ना करूं। इसीलिए बोल भी रहे थे कन्वर्टेड हिंदू। इसीलिए अब दुविधा कहां पर थी कि इंडी गठबंधन का एक घटक दल डीएमके, उसके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा अगर सनातन को लेकर कोई टिप्पणी करता है, कि सनातन के खिलाफ बोलता है, तो मध्य प्रदेश में कैसे खड़े होंगे। इसलिए कमलनाथ ने सबसे पहले इंडी गठबंधन की जो भोपाल में रैली होनी थी उसको रद्द किया। तो संकेत वहां से ही आ गए थे कि कमलनाथ अलग राजनीति खेल रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस की। दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अलग दिशा में सोच रहे हैं, और तमिलनाडु में जो इंडी गठबंधन का सत्ताधारी दल डीएमके है वो अलग दिशा में चल रहा है। तो ये अलग अलग दिशाओं की जो राजनीति थी, इसने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक तरह से मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान किया है वैचारिक दृष्टि से। कार्यकर्ता बटा हुआ था, थोड़ा कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के साथ खड़ा था, कुछ कमलनाथ जी के साथ खड़ा था, कुछ कहीं और खड़ा था। नेता कौन होगा प्रदेश में ये स्पष्ट नहीं था। ये बात ठीक है, कमलनाथ जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सनातन के साथ खड़े दिखें।
हनुमान जी के साथ खड़े दिखें और वो उसके खिलाफ खड़े ना दिखें, जो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के नेता ही सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति करती है। ये कांग्रेस के तमाम नेता बोलते रहे चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी राजनीति करती है, और इससे कहीं ना कहीं कमलनाथ खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। वो ये दिखाने की कोशिश करते रहे, नहीं भाई मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन की राजनीति में भी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पाती है राष्ट्रीय स्तर पे भी कि हमें क्या वैचारिक दृष्टि से किस एजेंडे पे चलना है। एक लाइन लेकर नहीं चल पाते हैं। कमलनाथ को हमने देखा था, बागेश्वर धाम बाबा को उन्होंने बुलाया था छिंदवाड़ा में, उसके अलावा कई जगह मंदिरों में भी गए थे, और ये वही समय था जब डीएमके में वहां स्टालिन ने सनातन के विरुद्ध कई बातें कही थी, और उसका कोई खंडन कांग्रेस की तरफ से नहीं आया था। तो सिर्फ कांग्रेस ही कंफ्यूज नहीं थी, जो वोटर था वो भी कंफ्यूज हुआ, और वोटर ने अपना जो संशय था, जो शक था कांग्रेस पार्टी के हिंदुत्व के ऊपर, वो मैंडेट दे दिया है। लेकिन अब अगर ठीकरा फोड़ने की बात आए कांग्रेस में, तो अब ये ठीकरा, वो राहुल गांधी भारत जोड़ने चले थे, उनका तो यहाँ मध्य प्रदेश में ही टूट गया। भारत तो अपना पार्टी नहीं जोड़ पाए, यहाँ कमलनाथ के ऊपर ठीकरा फूटेगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो राहुल गांधी के ऊपर एक और धब्बा है? देखिए, सवाल तो कमलनाथ जी की राजनीति पर भी है, सवाल कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे सोनिया जी हों या राहुल जी हों या प्रियंका जी हों या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हों, सबके ऊपर एक सवालिया निशान मध्य प्रदेश की जो परिणाम, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसने लगा दिया है। आप देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश के पूरे प्रचार अभियान के दौरान, टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से जूझती रही। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन उसके एक प्रमुख घटक हैं, वो कांग्रेस पार्टी को पूरे चुनाव अभियान में कोसते रहे। कमलनाथ ने क्या कहा? कौन? अखिलेश जी। तो ये जो राजनीति थी, हमें कांग्रेस नेतृत्व की जो गठबंधन राजनीति है, जिसको कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की कोशिश कर रही है, वो मध्य प्रदेश में ही बिखर गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को गालियां दी, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करे कि, और जनता से अपील की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, और कांग्रेस कह रही है अखिलेश को वोट मत देना। जाहिर सी बात है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। बिल्कुल। एक और बड़ी बात, ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन हम अगर मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस इस बार जातिगत जनगणना का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरी थी। जो मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी 50% के आसपास हैं, उसके बावजूद जातिगत जनगणना का ये मुद्दा कांग्रेस का पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। क्या आपको लगता है कि जनता ने नकार दिया? विशेष तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा प्रभाव वहाँ इसलिए भी नहीं डालती क्योंकि कोई ऐसी कोई मुख्य जाति की वहाँ पे कोई प्रभुत्व नहीं है ओबीसीज में या उन जातियों में। ये भी एक वजह है कि बिल्कुल आप सही उस बिंदु को उठा रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि दरअसल मैंने जो बात शुरू में कही कि संशय उन लोगों को था जो लोग मध्य प्रदेश के जनमानस के भाव को समझते नहीं है। मध्य प्रदेश जातिवाद वाला प्रदेश नहीं है। ठीक है, जातियां होती हैं, जाति का स्वाभिमान भी हर किसी को हो सकता है, अपनी जाति का गर्व भी किसी को हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर सारे काम करना यह मध्य प्रदेश की फितरत में नहीं रहा है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए, थोड़ा बहुत कुछ हिस्से में होती है, वहां भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप जाति जनगणना का जैसा आप सोचते हैं कि हमें बिहार में उसका परिणाम देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ये विषय अलग है, लेकिन जो हम कुछ जातिगत राजनीति बिहार में या देश के दूसरे प्रांतों में देखते हैं, वैसी राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होती है। शिवराज जी ठीक है, ओबीसी या कोई दलित तबके का नेता हो सकता है या किसी और जाति का हो सकता है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की सियासत को आप देखें तो वहां पर एक राजनीति लोगों ने सभी वर्गों की मिला के की है, किसी एक वर्ग की नहीं की है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जाति जनगणना पर जो जोर राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस जाति जनगणना की राजनीति में मध्य प्रदेश में उलझ गई और जो मूल मुद्दे थे उनसे भटक गई।
यहाँ पे अगर हम बात करें बागियों की भी बात की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने भी निभाया, चाहे कांग्रेस के बागी हों चाहे बीजेपी के बागी हों। विशेष तौर से अगर हम निमाड़ क्षेत्र में जाते हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो अलग होकर लड़ रही थी, उसका भी काफ़ी प्रभाव रहता है वहाँ पर। क्या आपको लगता है कि ये असर भी वहाँ पर दिखाई दिया है? देखिए, 2-3 कारण मैं कहूँगा इसमें। जैसा संगठनिक दृष्टि से मैंने बात कही कि ठीक है, कुछ असंतोष भारतीय जनता पार्टी में भी था। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बागी खड़े हो गए थे, कांग्रेस पार्टी के भी बागी कुछ खड़े हो गए। टिकट जिसे नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत असंतोष हो, लेकिन सवाल वहाँ पर संगठन का आता है, जिसकी मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत रहा है। उसमें किसी एक व्यक्ति के बागी होने से या किसी व्यक्ति के ये क्लेम होने से कि पार्टी मुझसे ही है, ऐसा बहुत प्रभाव ना पहले देखने को मिला और ना अब देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्वभाव होता है कार्यकर्ता का। और वही हमें देखने को मिला कि जो बीजेपी के बागी खड़ी हुए या कांग्रेस पार्टी के हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी के बागियों ने, मुझे ऐसा लगता है अभी तक के जो रुझान है उसके कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ, बीजेपी में उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। दूसरा सवाल आपका आदिवासी गोंडवाना पार्टी को लेकर है। गोंडवाना पार्टी का एक समय ठीक ठाक आधार था, लेकिन गोंडवाना पार्टी खुद में भी एक कंफ्यूज पार्टी मैं कहूँगा रही है। वो ये तय नहीं कर पाती है खड़ा कहाँ होना है, किस एजेंडे पर राजनीति करनी है। दूसरी बात, गोंडवाना पार्टी का जो मूल मुद्दा रहा है वो आदिवासी के कल्याण का रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासियों के लिए पिछले 7-8 वर्षों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और आदिवासी या जनजाति समाज की हम बात कहें, जो गौरव का एक अनुभूति कराया है पिछले 7-8 सालों में, उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें भी देखने को मिला। चाहे आप आदिवासियों के कल्याण की योजना, तमाम स्कॉलरशिप की बात की जाए या उनके जितने भी प्रतीक रहे हैं, जो महान आदिवासी वो रहे हैं, नाम तक उन्होंने बदला, उसका असर भी हमें मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है। देश को पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आई वो मिली, एक गौरव होता है अपने में। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस गौरव को आम आदिवासी तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब रही है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दूसरी कास्ट हो, सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। ओबीसी फैक्टर की हमने बात की थी, 50% से अधिक ओबीसी मध्य प्रदेश में है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भी देखें तो उन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो और या फिर शिवराज सिंह चौहान हो। अब इस बार जिस तरह से बीजेपी जीती है, अंदाजे तो बहुत लग रहे हैं, कई ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही, अब ये तो राजनीतिक गलियारों में अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव भी हैं, अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में शायद नेतृत्व बदलना, वो भी इस इतनी भारी जीत के बाद, ठीक ना हो। लेकिन आपको लगता है अगर बदलते हैं तो क्या ओबीसी चेहरा ही होगा बीजेपी का? देखिए, अगर और मगर पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जब शिवराज जी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उमा जी की जगह उनको बनाया गया था, तब भी ये फैसला पार्टी का था। पार्टी, देखिए, तय पार्टी ही करती है। और अगर आप संगठन की नीतियों में, संगठन में विश्वास करते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा, क्योंकि आप पार्टी से हैं, पार्टी आपसे नहीं है। तो चेहरा आप हैं तो भारतीय जनता पार्टी का है। अगर वहाँ कोई मुख्यमंत्री बदलना होगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि भाई आने वाले समय के हिसाब से हमें किसकी उपयोगिता कहाँ करनी है, किसका उपयोग कहाँ करना है। क्योंकि चेहरा शिवराज जी का ठीक है, मजबूत है, लेकिन वो चेहरा मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी है या दिल्ली के लिए उपयोगी है, ये तय फैसला मुझे लगता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। लेकिन मुझे लगता है इस किंतु परंतु से अभी हमें बचना चाहिए। आखिरी सवाल, मोदी की गारंटी जीती है, अब आपको लगता है ये लिटमस टेस्ट था और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका असर दिखाई देगा और ये एक तरह से इशारा है मध्य प्रदेश की तरफ से?
देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, तो वो हमने कई बार देखा, कई चुनावों में देखा। उनका अपना एक लोकप्रियता का मापदंड है जो हमें अलग अलग चुनावों में देखने को समय समय पर मिला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिस राजस्थान, जो परिणाम सामने आए हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री जी के भरोसे, प्रधानमंत्री जी की साख, प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो विश्वसनीयता है, उसका ये परिणाम है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अच्छी संख्या में सीटें वहाँ पर जीती। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का प्रदर्शन अगर मैं कहूँ 19 में बहुत अच्छा वहाँ पर लोकसभा के लिहाज से था। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कांग्रेस पार्टी की सत्ता के बावजूद जीती। इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के चुनाव परिणाम की आप बात कर रही हो, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी। यानी मध्य प्रदेश की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से ट्रेलर दिख गया है, पिक्चर अभी 2024 की बाकी है। मध्य प्रदेश के इस चुनावी विश्लेषण पर आपने जो इतनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे इस चुनावी विश्लेषण को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा 5 जने का ये YouTube चैनल। धन्यवाद।